नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद का मानसून सत्र। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बुलाई कांग्रेस की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस विधायक ने की नितिन गडकरी को पीएम बनाने की मांग, कहा वो देश को विकसित करने की सोच रखते हैं। आगे जिक्र होगा कि एकनाथ शिंदे से नहीं संभल रहे शिवसेना के विधायक, समझिए क्यों निकाय चुनाव से पहले टेंशन में है बीजेपी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश की तस्वीर, चुनाव आयोग ने बीएलओ पर लिया एक्शन। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि उद्धव राज ठाकरे की एकता से महाराष्ट्र को मिलेगी नई दिशा। संजय राउत बोले बीजेपी का मराठी अस्मिता से लेना देना नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। संसद का मानसून सत्र, सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को बुलाई कांग्रेस की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा करने की खातिर 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी और इस सत्र में कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की आशंका है। डेक्कन हेराल्ड ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मीटिंग में आ सकते हैं। सोनिया गांधी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी और ये मीटिंग उनके घर 10 जनपथ पर होगी। विपक्षी दल संसद में कुछ मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग के एक फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और ये फैसला बिहार में वोटर लिस्ट को दोबारा जांचने से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसद में कुछ खास घटनाओं पर चर्चा हो और इनमें पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। और इसके साथ ही कांग्रेस चाहती है कि सरकार बताए कि उसने इन घटनाओं के बाद दूसरे देशों से बात कैसे की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायक ने की नितिन गडकरी को पीएम बनाने की मांग, कहा वो देश को विकसित करने की सोच रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया। शिवमोगा जिले की सागर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में पद छोड़ दें तो गडकरी उनके आदर्श उत्तराधिकारी होंगे। गोपाल कृष्ण का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने 75 साल की उम्र में नेताओं के पद छोड़ने की बात कही थी। बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख भागवत ने संघ विचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगले के 75 साल की उम्र के बाद पद छोड़ने संबंधी बयान का हवाला दिया। पीएम मोदी इसी साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। वहीं नितिन गडकरी इसी साल 27 मई को 68 साल के हुए थे। ऐसे में गडकरी के पास लगभग 7 साल तक पीएम बने रहने का समय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एकनाथ शिंदे से नहीं संभल रहे शिवसेना के विधायक, निकाय चुनाव से पहले टेंशन में बीजेपी। जी दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर खराब खाने को लेकर कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गायकवाड़ ने पिछले साल आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनकी जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी और इसके पहले मंत्री के कैश कांड को लेकर भी विवाद हुआ था। शिवसेना युवती ने शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट के कथित वीडियो को लेकर आक्रामक रुख अपनाया था और इसके चलते देवेंद्र फडणवीस सरकार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के विधायकों को कंट्रोल करने में विफल साबित हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश की तस्वीर, चुनाव आयोग ने बीएलओ पर लिया एक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार के मधेपुरा में महिला के वोटर आई कार्ड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग का कहना है कि मामला जनवरी 2024 का है, जब महिला के वोटर कार्ड पर गलती से सीएम नीतीश की तस्वीर छप गई थी और इसको लेकर संबंधित बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और जांच भी चल रही है। और महिला के वोटर आई कार्ड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगाए जाने के मामले को प्रमुखता से यहां पर कवर किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और
आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 32 के तहत जांच भी चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। उद्धव राज ठाकरे की एकता से महाराष्ट्र को मिलेगी नई दिशा, संजय राउत बोले बीजेपी का मराठी अस्मिता से लेना देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने रविवार को अपने साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि अगर ये दोनों ठाकरे भाई साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र में एक नई दिशा देंगे। संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी का महाराष्ट्र की एकता और मराठी अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति पहले मुंबई को लूटने, फिर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने, अलग विदर्भ का खेल खेलने और अंत में महाराष्ट्र की पहचान को खत्म करने की है। राउत ने कहा कि लोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं भूले हैं, जब उन्होंने नागपुर में आंदोलन के दौरान विदर्भ ही मेरा एकमात्र राज्य है वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया था। उद्धव गुट के नेता ने चेतावनी दी कि अगर ठाकरे बंधुओं की एकता और नेतृत्व नहीं बचा तो एक दिन मुंबई अडानी लोढ़ा जैसे बड़े पूंजीपतियों की झोली में चली जाएगी और शायद वो महाराष्ट्र का हिस्सा भी नहीं रहेगी। 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 2 दशक बाद पहली बार एक साथ मंच पर आए और जब राज्य सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी लागू करने वाले 2 सरकारी आदेश वापस लिए, संजय राउत ने कहा कि इस मंच साझा करने से मराठी मानुष में भरोसा जगा है। रुक अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चुनाव आयोग पर भड़के तेजस्वी यादव बोले खुद सामने आने के बजाय सूत्रों के हवाले से खबर करवा रहा है फ्लॉन्ट, 80% का दावा जमीनी हकीकत से परे। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट कर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। कहा कि चुनाव आयोग स्वयं सामने आने के बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेल कर सके, और ये वही सूत्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुके थे। इसलिए हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। मूत्र यानी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जो दुर्गंध फैलाता है। चुनाव आयोग का 80% का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने रविवार को भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि आयोग का दावा है कि राज्य में 80% फार्म जमा हो चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसके साथ इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, नेता दल शकील अहमद खान और विधायक रमेश राम भी मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 80% फॉर्म भर दिए गए हैं, लेकिन हमारे इलाके में तो फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं। कई जगहों पर फॉर्म सड़क पर फेंके हुए मिले रहे हैं और कहीं उन पर जलेबी बिक रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार और लापरवाही जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही, जल निकासी की व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त, अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार और लापरवाही जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बरसात का मौसम शुरू होते ही नगरों और शहरों का बुरा हाल हो गया है। नाले उफना रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, नालियां जाम हो रही हैं, बरसात का पानी जगह जगह जमा हो रहा है, जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, शहरों में गंदगी और कूड़े का अंबार लगा है। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के साथ ही नगर निकायों में जहां भाजपा वर्षों से काबिज है वहां बुरा हाल है। काशी, गोरखपुर, लखनऊ से लेकर कानपुर, झांसी तक हर जगह एक जैसी स्थिति है। वर्षों से नगर निगमों पर काबिज भाजपा लोगों को मूलभूत सुविधाएं और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दे पा रही है। नालों और नालियों की सफाई के बजट का बंदरबाट हो रहा है। सफाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है और लखनऊ समेत कई शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह खोद दिए गए हैं। लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। कचरा और जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। ट्रिपल इंजन की सरकार की लापरवाही से अब तक लोगों की जान जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में रोजगार वादे पर सियासत, आरजेडी का नीतीश कुमार पर तंज बताया नकलची सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने रविवार को सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर ऐलान किया है और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को नकलची सरकार बताया और इसके साथ ही बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर भी नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव की नकल करने का आरोप लगाया और तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी यादव ने 2020 में सबसे पहले 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और उस समय नीतीश कुमार कहते थे कि ये संभव नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी और 3 लाख की प्रक्रिया शुरू की। अब नीतीश कुमार के मुंह से जो रोजगार की बात निकल रही है वो तेजस्वी की ही देन है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी नेपाली म्यांमारियों के नाम। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार की मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होने के खुलासे ने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार मूल के लोगों के नाम पाए गए हैं, जिसने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल या निशान भी लगा दिया है। इस चौंकाने वाली जानकारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और खासकर उन पर जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध कर रहे थे। अब इस गंभीर आरोप पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी राय व्यक्त की है, जिससे ये मुद्दा और गर्मा गया है। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सूत्र कौन है। ये वही सूत्र है जिन्होंने कहा था इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा कर लिया गया है। ये सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। एसआईआर आखिरी बार 2003 में यूपीए सरकार ने किया था, तब कई चुनाव हुए हैं तब से अब तक, और उन चुनावों में हम 3-4 लाख वोटों से हारे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि इन सभी विदेशियों ने पीएम मोदी को वोट दिया? आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार, कांग्रेस का आरोप। दिल्ली के हाथ में सत्ता का कंट्रोल, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हो गई है। पटना में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसी के साथ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। प्रभारी कृष्णा लावरू ने कहा कि जब से दिल्ली में बैठे पीएम मोदी और अमित शाह सरकार को चला रहे हैं, तब से हालात बदतर हो चले हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सीएम हाउसो हवास में थे तब तक लॉ एंड ऑर्डर काबू में था, लेकिन अब बिहार इस देश की क्राइम कैपिटल बन गया है और राज्य में गुंडा राज कायम हो गया है, और इसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे पर AAIB की चौंकाने वाली रिपोर्ट। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद, पायलट की बातचीत आई सामने। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इस हादसे की गंभीरता और तकनीकी पहलुओं को उजागर करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विमान ने टेक ऑफ के समय पूरी तरह सामान्य तरीके से उड़ान भरी थी और निर्धारित ऊंचाई तक भी पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही विमान ने ऊंचाई पकड़ी उसी क्षण दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से अपने आप कट ऑफ में चले गए और इसके चलते दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया और विमान अचानक पावर खो बैठा। इससे विमान नीचे गिर गया और क्रैश हो गया। AAIB द्वारा जारी रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बातचीत का भी जिक्र है। हादसे के ठीक पहले दोनों पायलटों सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर के बीच जो संवाद हुआ वो हादसे के कारणों पर सवाल उठाता है। पहला पायलट कहता है कि तुमने स्विच क्यों बंद किया, तो दूसरा पायलट कहता है मैंने नहीं किया, और इस बातचीत से साफ होता है कि दोनों पायलटों में से किसी ने जानबूझकर फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद नहीं किया था और रिपोर्ट में इसे संभावित तकनीकी गड़बड़ी बताया गया है। इंजन बंद होते ही विमान की रैम एयर टरबाइन बाहर आ गई, जो ये दर्शाता है कि विमान को तुरंत आपातकालीन बिजली की आवश्यकता थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के बाजार में बिजली विभाग बिकेगा और जनता की जेब पर डाका पड़ेगा, अखिलेश यादव का आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को बिजली के निजीकरण को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के बाजार में अब बिजली विभाग बिकेगा और जनता की जेब पर डाका पड़ेगा। सपा मुख्यालय की ओर से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के बाजार में अब बिजली विभाग बिकेगा और जनता की जेब पर निजी कंपनियों के भारी भरकम बिल डाका डालेंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में बिजली उत्पादन और वितरण में कोई तरक्की नहीं हुई है। जब जनता विरोध करती है तो बीजेपी के लोगों को कोई जवाब देते नहीं बनता, सबकी बत्ती गुल हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार को 9 साल के कार्यकाल में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है, केवल बिजली का बिल बढ़ाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नकदी वाले बैग के वीडियो पर कब तक चुप रहेंगे फडणवीस, संजय राउत ने सिरसाठ मामले पर घेरा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाठ के नकदी वाले बैग के वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी पर शनिवार को सवाल उठाए।
राउत ने पूछा कि सीएम फडणवीस नकदी भरे बैग के साथ सिरसाट के वीडियो पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें सिरसाट एक कमरे में बैठे हुए हैं और उनके साथ एक आधा खुला हुआ बैग दिख रहा था जिसमें नोटों के बंडल दिख रहे हैं। हालांकि मंत्री सिरसाट ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि ये पैसों से भरा बैग था और दावा किया कि बैग में केवल कपड़े थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग भाजपा के बीच साझेदारी, भारत में बहुसंख्यक शासन लागू करना चाह रहे, बिहार में घमासान पर सिब्बल का तंज। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासी घमासान जारी है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग को घेरने में लगी है। इस बीच राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने भी भाजपा को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये अभ्यास एक पायलट प्रोजेक्ट है और ये एनआरसी को वापस लाने का एक और तरीका है। ऐसा करके वो भारत में बहुसंख्यक शासन लागू करना चाहते हैं। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सिब्बल ने कहा कि वो नहीं चाहते कि भारत में कोई और सत्ता में आए। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए सिब्बल ने आरोप लगाया कि वहां उन्होंने वोट की संख्या बढ़ाई और यहां वो इसे कम कर रहे हैं। मेरा आरोप है कि चुनाव आयोग और उनके बीच साझेदारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना, कहा स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक, मोदी सरकार उदासीन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को स्कूली शिक्षा की गिरती गुणवत्ता पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और हाल ही में जारी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के स्तर कोविड काल से भी बदतर हो गया है और केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि खड़गे ने दावा किया कि सर्वेक्षण में सामने आया है कि कक्षा 3 के 40% बच्चे अक्षरों की सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कक्षा 6 के 44% बच्चे साधारण शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हैं। एग्जाम वॉरियर्स से नहीं छिपेगी सच्चाई, खड़गे कांग्रेस प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि परीक्षा पर चर्चा और एग्जाम वॉरियर्स जैसे प्रचार प्रधान आयोजनों से शिक्षा की भयावह स्थिति नहीं छुपाई जा सकती। मोदी सरकार देश के भविष्य को लेकर पूरी तरह से उदासीन है और उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा की मूलभूत ज़रूरतों पर ध्यान न देने के चलते बच्चों की सीखने की क्षमता में भारी गिरावट देखी जा रही है। परख सर्वे के उजागर हुई ज़मीनी हकीकत। परख सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में साल 2024 में किया गया था और इसके आंकड़ों ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की कमी की ओर इशारा किया है और शिक्षा विशेषज्ञों ने भी रिपोर्ट पर चिंता जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संघ का 75 पार का नियम पीएम पर भी लागू हो, प्रमोद तिवारी बोले, आडवाणी जोशी को हटाया, अब मोदी क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया और उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 वर्ष की आयु सीमा वाले बयान का जिक्र किया। तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या वो पद छोड़कर किसी युवा नेता को मौका देंगे या फिर पद के मोह में संघ के निर्देशों की अनदेखी करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेताओं को उम्र का हवाला देकर किनारे कर दिया था। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और कलराज मिश्र शामिल थे। तिवारी ने बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को वैध दस्तावेज मानना लोकतंत्र को मजबूत करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। तिवारी ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर दिए बयान पर मोदी सरकार चुप है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री अमेरिका से भारत के बारे में झूठे बयान पर सवाल नहीं कर सकते। तिवारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के लोकतंत्र विरोधी प्रयासों के खिलाफ जनता के मताधिकार की रक्षा करता रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत, चीफ जस्टिस गवई ने कह दी है बड़ी बात। जहां दोस्तों चीफ जस्टिस BR गवई ने शनिवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें सुधार की सख्त ज़रूरत है। न्यायमूर्ति गवई ने हैदराबाद में नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वो छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर पढ़ाई करें, न कि परिवार पर इसका बोझ डालें। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त ज़रूरत है। CJI गवई ने कहा कि हमारा देश और न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है। मुकदमों में कभी कभी दशकों तक देरी होती है और हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां
किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों जेल में बिताने के बाद निर्दोष पाया गया है। हम जिस समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समाधान में हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं मदद कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा भी दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तेलंगाना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। बता दें कि चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई शुक्रवार को ही हैदराबाद पहुंच गए थे। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक जितेंद्र ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। तेलंगाना पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उनके आगमन की पुष्टि की थी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग को न मिल जाए असीम शक्तियां, एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व सीजेआई ने किया सावधान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीजेआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.एस. खेहर ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम पर चुनाव आयोग को बेतहाशा शक्तियां नहीं देनी चाहिए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों पूर्व सीजेआई ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने दोनों संविधान संशोधनों को लेकर सावधान किया है। जेपीसी की बैठक के दौरान दोनों ही पूर्व सीजेआई ने 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 को लेकर अपनी राय दी है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति संशोधन विधेयक को लेकर न्यायविदों और कानूनी जानकारों से सलाह ले रही